गुड मॉर्निंग बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम रिकार्डो की थ्योरी पढ़ रहे हैं और आगे हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कहा कि अपेक्षाकृत जो जब हमने आपस में तुलना करी, अवसर लागत की तुलना करी, तो हमने पाया कि पुर्तगाल जो है शराब बनाने में उसकी अवसर लागत कम है और इंग्लैंड की कपड़ा बनाने में अवसर लागत कम है। जब तक दो राष्ट्र तथा मतलब ये जो दो वस्तुओं और उनकी अवसर लागतों में दोनों राष्ट्रों के बीच अंतर पाया जाता है तो एक राष्ट्र को एक वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ मिलेगा, जबकि दूसरे राष्ट्र को दूसरी वस्तु में, मतलब अवसर लागतों में अंतर पाया जाता है तब तक ट्रेड होगा। तो अगर हम एडम स्मिथ की देखें तो एडम स्मिथ ने कहा था कि पूर्ण लाभ हो तो ट्रेड होगा। ये कह रहे हैं कि अवसर लागतों में अंतर होगा तो इनको लाभ मिलेगा, तुलनात्मक लाभ मिलेगा। तो इसलिए ये कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी भी कहलाती है रिकार्डो की, और कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी भी कहलाती है। अब व्यापार से लाभ के ऊपर अपन बात करते हैं। व्यापार से लाभ, तो रिकार्डो ने तुलनात्मक लागतों के अंतर के आधार पर होने वाले व्यापार को दोनों राष्ट्रों के लिए लाभदायक माना तथा उस लाभ का दोनों राष्ट्रों में बंटवारे को भी उन्होंने अच्छे से समझाया, जबकि ये बात एडम स्मिथ नहीं कर पाए थे, क्योंकि एडम स्मिथ ने ये एक वो पायनियर रहे, उन्होंने पहल करी ये कॉन्सेप्ट देने में कि दो राष्ट्रों के बीच में ट्रेड क्यों होता है, और उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया पूर्ण लाभ का। लेकिन जब हमने उसमें थोड़ी बहुत कमी देखी, रिकार्डो ने जब उसमें कमी देखी तो रिकार्डो ने उसमें सुधार किया। तो उस सुधार के तहत रिकार्डो ने अवसर लागतों की बात करी। एक तो नई बात ये थी, और दूसरा उन्होंने उस लाभ को दोनों राष्ट्रों के बीच में कैसे बांटा जा सकता है ये भी बताया। तो व्यापार पूर्व दोनों राष्ट्र पुर्तगाल और इंग्लैंड आपसी व्यापार नहीं करने की स्थिति में दोनों राष्ट्र दोनों वस्तुओं का उत्पादन और उपभोग करते हैं। ये अपन ने देख ही लिया कि भाई कोई भी अभी जब इंटरनेशनल ट्रेड शुरू नहीं हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में, तब तक तो दोनों वस्तुएं उत्पादित करेंगे। शराब और कपड़े की कीमतों का निर्धारण उनकी सापेक्ष उत्पादन लागतों के आधार पर होता है। यदि इंग्लैंड को एक इकाई शराब बनानी हो तो उससे 120 श्रम घंटे की आवश्यकता होती है, जबकि एक इकाई कपड़ा उत्पादन में 100 श्रम घंटे की उसको चाहिए। अतः इंग्लैंड में प्रति इकाई कपड़े की तुलना में शराब बनाना महंगा होता है। अब इंग्लैंड में एक इकाई शराब की लागत 120/100 या 1.2 इकाई कपड़ा है। दूसरी ओर इंग्लैंड में एक इकाई कपड़े की लागत 100/120 या 0.83 इकाई शराब है। इसी प्रकार पुर्तगाल में एक इकाई शराब बनाने में 80 श्रम घंटे चाहिए तथा 90 श्रम घंटे कपड़े की एक इकाई उत्पादित करने में चाहिए। अतः पुर्तगाल में शराब की तुलना में कपड़े का उत्पादन महंगा है। अब इन्होंने ये कहा, रिकार्डो ने कहा कि जैसे इन्होंने बताया कि जबकि पुर्तगाल में एक इकाई कपड़े की लागत 90/80 या 1.25 इकाई शराब होती है। अब यदि दोनों राष्ट्रों में व्यापार होने लगता है तो इंग्लैंड एक इकाई शराब का आयात घरेलू लागत 1.2 प्रति इकाई कपड़े से कम कीमत पर कर लाभ अर्जित कर सकता है। तो ये कहना बताना ये चाह रहे हैं कि दोनों के बीच में लाभ का बंटवारा कैसे होगा। तो कीमतों के भाई कीमत का तो भाई कहीं ना कहीं कपड़े की कीमत और शराब की कीमत तो तय होगी, और उस कीमत के आधार पे ही लाभ की बात समझ में आएगी। तो फिर उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि पुर्तगाल में एक इकाई कपड़े की लागत 90/80 या 1.25 इकाई शराब होती है। अब यदि दोनों राष्ट्रों में व्यापार होने लगता है तो इंग्लैंड एक इकाई शराब का आयात घरेलू लागत 1.2 प्रति इकाई कपड़े से कम कीमत पर कर लाभ अर्जित कर सकता है ना। अब आप ये बताइए, यहाँ पर ये बता रहे हैं। इसी तरह यदि पुर्तगाल शराब की एक इकाई के बदले कपड़े की 0.89 इकाई से ज्यादा इंग्लैंड से आयात करता है तो व्यापार से उसे भी लाभ होता है। अतः अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के बाद एक इकाई शराब की अंतरराष्ट्रीय कीमत 1.2 और 0.89 इकाई कपड़े के बीच हो तो दोनों राष्ट्रों को लाभ होगा। तो इन्होंने ये रिकार्डो ने पहली बार ये बात कही कि व्यापार का लाभ का बंटवारा कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर कीमत 1.2 और 0.89 के बीच में तय हो रही है, किसमें, एक इकाई शराब के लिए,
अंतर्राष्ट्रीय कीमत अगर 1.2 और 0.89 इकाई कपड़े के बीच की तय हो रही है तो दोनों ही राष्ट्रों को लाभ होगा। इसी तरह यदि 1 इकाई शराब की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1.12 और 0.83 इकाई शराब के बीच हो तो दोनों राष्ट्रों को व्यापार से लाभ होगा। तो यह इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत कहाँ तय होगी, यह दोनों राष्ट्रों की सापेक्ष क्षमता, वस्तुओं की प्रकृति और आदि तत्वों पर निर्भर करेगी। यदि शराब की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 0.89 प्रति इकाई कपड़ा से जितनी अधिक होगी तो पुर्तगाल का लाभ उतना ही अधिक होगा, और यदि यह 1.2 पर निर्धारित होती है तो संपूर्ण लाभ पुर्तगाल को हो जाएगा और तब इंग्लैंड को कोई लाभ नहीं होगा। और यदि शराब की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 0.89 पर या इसके आसपास रहती है तो इंग्लैंड को ही लाभ मिलेगा और पुर्तगाल का लाभ नहीं के बराबर या न्यूनतम होगा। अतः शराब की अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है वह 1.2 और 0.89 के बीच में अगर रहती है तो इस प्रकार से लाभ की मात्रा तय होती है और दोनों ही राष्ट्रों को लाभ होता है। तो उदाहरण के लिए यदि आप ये देखिए कि यह एक पर निर्धारित अगर हो जाती है मान लीजिए, तो तब हम इसको अब माप के देखते हैं कि मान लो कीमत जो है अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है मान लो 1 पर निर्धारित हो गई, तो तब पुर्तगाल का लाभ 1 - 0.89 = 0.11 इकाई होगा, प्रति कपड़ा इकाई का है, और इंग्लैंड का लाभ 1.2 - 1 = 0.2 होगा। तो कुल लाभ 1.2 से 0.89 = 0.31 होगा, जिसका वितरण दोनों राष्ट्रों के बीच होगा। तो यह उन्होंने एक तरीका बताया कि कैसे लाभ का वितरण होगा और कैसे लाभ का निर्धारण होगा। रिकार्डो का सिद्धांत वैसे व्यापार के लाभों की व्याख्या करता है, किंतु वास्तविक व्यापार शर्तों यानी कि रियल टर्म्स ऑफ ट्रेड का आकलन करने में असफल है। तो ये एक इसकी कमी है। हम कुछ कमियां भी देख लेते हैं रिकार्डो की क्या कमियां रही हैं, जिसके बारे में बाद में जेएस मिल ने प्रतिपूरक मांग वक्र जो है रेसिप्रोकल डिमांड कर्व्स के माध्यम से इसका हल प्रस्तुत किया था कि किस तरह से रियल टर्म्स ऑफ ट्रेड दोनों के बीच में तय होगी। लेकिन इनका अधिक वैज्ञानिक स्वरूप बाद के अर्थशास्त्री मार्शल और एजवर्थ ने प्रस्ताव या देय वक्रों ऑफर कर्व्स की सहायता से स्पष्ट किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखें, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेसिप्रोकल डिमांड कर्व क्या होता है, ऑफर कर्व्स क्या होते हैं। तो हम आगे मार्शल एंड एजवर्थ की जब थ्योरी के बारे में ऑफर कर्व्स का भी हम पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल डिमांड कर्व भी पढ़ेंगे जेएस मिल का। तो ये मैंने यहाँ उल्लेख इसलिए किया है कि ताकि आप लोगों को ये मालूम चल जाए कि रिकार्डो के सिद्धांत का भी इम्प्रूवमेंट आया। जैसे एडम स्मिथ के सिद्धांत का इम्प्रूवमेंट रिकार्डो था, रिकार्डो के सिद्धांत का इम्प्रूवमेंट जेएस मिल, और जेएस मिल के बाद में मार्शल और एजवर्थ ने ऑफर कर्व्स की सहायता से बताया। रिकार्डो के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी उसके द्वारा केवल उन्होंने सप्लाई साइड पर ध्यान दिया था, पूर्ति पक्ष पर ध्यान दिया था और मांग पक्ष को पूरी तरह गौण मान लिया था। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेसिप्रोकल डिमांड कर्व में जब जेएस मिल ने बताया है, आगे मैं आगे चल के जब अपन वर्णन करेंगे तो बताएंगे कि दूसरी कंट्री में आपकी वस्तु की मांग कितनी है। अगर आपकी मान लीजिए राजस्थान की मोजड़ियाँ यानी कि जूतियाँ यहाँ से बनके जो कि बहुत फेमस हैं, बड़ी यूनिक मानी जाती है मोजड़ी यहाँ की जूतियाँ, और वहाँ पर उसकी डिमांड बहुत हाई है तो कीमत बहुत हाई होगी और अपन लाभ में रहेंगे। तो इस बात पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी। जैसे पुर्तगाल की शराब की मांग यदि इंडिया में बहुत ज़्यादा है तो पुर्तगाल के पक्ष में ही टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होंगी और पुर्तगाल को ज़्यादा लाभ होगा। तो इस बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की थी, जो कि रेसिप्रोकल डिमांड कर्व के माध्यम से जेएस मिल ने बाद में बताया है। तो मांग पक्ष को पूरी तरह गॉड मान लिया था रिकार्डो ने, ये बहुत बड़ी कमी है इनकी। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि वास्तविक व्यापार शर्तों के बारे में व्याख्या नहीं करता, और इसी कमी की पूर्ति के लिए मैंने आपको बता ही दिया जेएस मिल और मार्शल एजवर्थ ने पूर्ति के साथ साथ मांग पक्ष को भी बहुत बल दिया और व्यापार के लाभों के वितरण के लिए व्यापार शर्तों के निर्धारण के आधार पर उन्होंने व्याख्या की। तो आज हम पूरा रिकार्डो का हमने सिद्धांत पूरा कर लिया है। अब हम कल से जेएस मिल और कैसे ऑफर कर्व्स और कैसे रेसिप्रोकल डिमांड से करते हैं वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।